दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश जिसकी कहानी भारत से डरावनी हद तक मिलती है। चारों तरफ दुश्मन, सीमाओं पर तनाव और पड़ोस में ऐसे चेहरे जो मुस्कान के पीछे खंजर छुपाए खड़े हैं। एक ऐसा देश जो बार बार निशाने पर रहा, एक ऐसा देश बार बार निशाने पर रहा, बार बार दबाया गया, लेकिन फिर भी टूटा नहीं। हम बात कर रहे हैं आर्मेनिया की, और आज इसी आर्मेनिया से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सिर्फ एशिया नहीं बल्कि यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक की रणनीतिक नींद उड़ा दी है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान एक हाई लेवल सैन्य प्रतिनिधि मंडल के साथ आर्मेनिया की धरती पर कदम रख चुके हैं। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है, यह कोई फोटो सेशन नहीं है, यह कोई औपचारिक मुलाकात नहीं है। यह एक सीधा संदेश है, एक सख्त संदेश उन सभी देशों के लिए जो अब भी यह सोचते हैं कि भारत सिर्फ बयान देता है, जवाब नहीं देता। आज का भारत अलग है। आज का भारत चुप नहीं रहता। आज का भारत इंतजार करता है, हिसाब लगाता है और फिर वही वार करता है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। और यही वजह है कि इस एक दौरे ने 3 देशों में बेचैनी फैला दी है, पाक, तुर्की और अजरबैजान। इन तीनों को अच्छे से समझ आ गया है कि कुछ बड़ा पक रहा है, कुछ ऐसा जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र का पावर बैलेंस बदल सकता है। अगर आपको याद हो तो ऑपरेशन सिंदूर, वह वक्त जब भारत पर हमला करने की कोशिश की गई, वह वक्त जब सिर्फ सीमा पर गोलियां नहीं चली बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत को घेरने की कोशिश हुई। उस वक्त तुर्की और अजरबैजान खुलकर पाक के साथ खड़े नजर आए, बयान आए, समर्थन दिखा और यह मान लिया गया कि भारत शायद हमेशा की तरह सह लेगा। लेकिन वही सबसे बड़ी भूल हो गई। भारत ने उस वक्त शोर नहीं मचाया, भारत ने गुस्से में कोई बयान नहीं दिया। भारत ने एक अलग रास्ता चुना, रणनीतिक घेराबंदी का रास्ता। और उसी रणनीति का एक सबसे खतरनाक हिस्सा आज आर्मेनिया बन चुका है। जनरल अनिल चौहान का आर्मेनिया पहुंचना अचानक नहीं है, यह महीनों की प्लानिंग का नतीजा है। यह उस नीति का हिस्सा है जहां भारत अपने दुश्मनों से सीधे भिड़ने की बजाय उनके चारों तरफ दीवार खड़ी करता है। ऐसी दीवार जो दिखती कम है लेकिन असर बहुत दूर तक करती है। यही वजह है कि इस दौरे को लेकर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बयान बेहद सोच समझ कर दिए गए हैं। साफ कहा गया है कि यह यात्रा दीर्घकालिक रक्षा और सुरक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देने के लिए है। मतलब साफ करते हैं यह रिश्ता अब सिर्फ आज का नहीं, आने वाले दशकों का है। जब भारतीय सैन्य प्रतिनिधि मंडल आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचा तो स्वागत सिर्फ औपचारिक नहीं था। भारत की राजदूत नीलाक्षी शाह सिन्हा और आर्मेनियाई पैरामिलिट्री फोर्सेस के उप प्रमुख मेजर जनरल तैमूर की मौजूदगी में जो तस्वीरें सामने आईं, वे बहुत कुछ कह रही थीं। यह मुस्कानें कैमरे के लिए नहीं थीं, यह भरोसे की मुस्कानें थीं। यह संकेत था कि आर्मेनिया अब खुद को अकेला नहीं मानता, उसे पता है कि उसके पीछे कौन खड़ा है। इन बैठकों में सिर्फ हाथ मिलाने और चाय पीने की बात नहीं होगी, बात होगी क्षेत्रीय सुरक्षा की, बात होगी सैन्य प्रशिक्षण की, बात होगी आधुनिक युद्ध तकनीक की, बात होगी रक्षा उत्पादन की। यानी अब खेल सिर्फ हथियार खरीदने का नहीं है, साथ मिलकर ताकत बनाने का है। और यही बात कुछ देशों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। कुछ ही हफ्ते पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद पिनाका रॉकेट सिस्टम की पहली खेप आर्मेनिया के लिए रवाना की थी। यह कोई छोटी खबर नहीं थी, यह भारत के रक्षा निर्यात इतिहास का एक मजबूत अध्याय था। पुणे की सोलर डिफेंस एंड स्पेस लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए ये रॉकेट सिस्टम सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं है, यह भारत की सोच का प्रतीक है, आत्मनिर्भर भारत की ताकत का सबूत है। सितंबर 2022 में हुई लगभग 2000 करोड़ रुपए की डील ने पूरी तस्वीर साफ कर दी थी। 4 पिनाका रॉकेट सिस्टम बैटरियां, अनगाइडेड, एक्सटेंडेड रेंज और गाइडेड रॉकेट्स। और सबसे बड़ी बात, आर्मेनिया बना पिनाका का पहला अंतरराष्ट्रीय ग्राहक। इसका मतलब यह था कि भारत ने सिर्फ बेचने का फैसला नहीं लिया बल्कि भरोसा सौंपने का फैसला लिया। पिनाका कोई आम हथियार नहीं है, इसे डीआरडीओ ने खास तौर पर ऐसे इलाकों के लिए विकसित किया है जहां सीमाएं संवेदनशील हो, जहां दुश्मन अचानक हरकत कर सकता हो और जहां जवाब देने के लिए समय नहीं बल्कि सटीकता चाहिए। जुलाई 2023 से इसकी आपूर्ति शुरू हुई और 2024 के अंत तक अनगाइडेड वर्जन की सप्लाई पूरी कर ली गई। अब गाइडेड और ज्यादा उन्नत वर्जन की बारी है, यानी आर्मेनिया की मारक क्षमता अब सिर्फ बढ़ नहीं रही बल्कि खतरनाक स्तर पर जा रही है। आर्मेनिया की भौगोलिक स्थिति भारत जैसी है, पहाड़ी इलाके, सीमित रास्ते और चारों तरफ खतरे। अजरबैजान और तुर्की लगातार दबाव बनाते रहे हैं। 2020 के युद्ध में तुर्की ने जिस तरह से ड्रोन और हथियारों की सप्लाई करके अजरबैजान का साथ दिया, उसने आर्मेनिया को यह समझा दिया कि अब पुराने भरोसे काम नहीं आएंगे। और यही भारत ने एंट्री मारी। भारत ने सिर्फ हथियार नहीं दिए, भारत ने भरोसा दिया। भारत ने यह दिखाया कि अगर तुम सही समय पर सही दोस्त चुनो तो हालात बदल सकते हैं।
यही वजह है कि पिनाका की तैनाती से ही अजरबैजान के रणनीतिक हलकों में हलचल शुरू हो गई। और अब जब ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा सामने आई है तो बेचैनी खुलकर दिखने लगी है। ब्रह्मोस कोई सामान्य मिसाइल नहीं है, यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। अगर आर्मेनिया के पास यह क्षमता आती है तो पूरे क्षेत्र में कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। यह सिर्फ सैन्य शक्ति का सवाल नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक दबाव का खेल है और भारत इस खेल को बहुत अच्छे से समझता है। यह रिश्ता कल का नहीं है। 1992 से भारत और आर्मेनिया के संबंध बने हुए हैं। 2018 में स्वाति रडार दिए गए, फिर रक्षा सहयोग लगातार बढ़ता गया। 2022 के पिनाका डील ने इस रिश्ते को नई ऊंचाई दी और अब जनरल अनिल चौहान का यह दौरा उस भरोसे पर अंतिम मुहर लगाने जैसा है। आज भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति का मतलब सिर्फ बड़ी शक्तियों से दोस्ती नहीं है, इसका मतलब है ऐसे देशों को मजबूत करना जो सही समय पर सही स्टैंड लेते हैं। आर्मेनिया अब इस रणनीति की एक अहम कड़ी बन चुका है। इससे न सिर्फ पाक चीन धुरी को संतुलित किया जा रहा है, बल्कि भारत का प्रभाव उन इलाकों तक पहुंच रहा है जहां पहले उसकी मौजूदगी सीमित थी। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा है। आर्मेनिया को यह साफ दिख रहा है कि पुराने सुरक्षा ढांचे अब भरोसेमंद नहीं रहे। ऐसे वक्त में भारत ने जो भूमिका निभाई है वह सिर्फ एक सप्लायर की नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार की है और यही बात आने वाले समय में सबसे बड़ा फर्क पैदा करेगी। यह कहानी अभी शुरू हुई है, आगे क्या होने वाला है, कौन से फैसले लिए जाएंगे और ब्रह्मोस इस पूरे गेम को कैसे पलट सकता है, यह सब बहुत बड़ा है। और यही वजह है कि इस दौरे को सिर्फ एक यात्रा कहना सबसे बड़ी गलती होगी। यह आने वाले समय की दिशा तय करने वाला कदम है। अगर आपको यह विश्लेषण दमदार लगा हो, अगर आपको लगा हो कि यहां बातों को घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधे वार करके रखा गया है, तो अभी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इससे भी ज्यादा बड़ा, ज्यादा तीखा और ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत और आर्मेनिया करीब आ रहे हैं। असली सवाल यह है कि इस नजदीकी से सबसे ज्यादा घबराया कौन है। जवाब एकदम साफ है, अजरबैजान, तुर्की और पाक। और घबराहट की वजह भी उतनी ही ठोस है, क्योंकि यह सिर्फ हथियारों की डील नहीं है, यह पूरे काकेशस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को उलटने वाली चाल है। यह वही इलाका है जहां हर कदम सोच समझकर रखा जाता है, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती है। अजरबैजान अब तक एक बात पर भरोसा करता आया था, तुर्की का खुला समर्थन और आधुनिक ड्रोन तकनीक। 2020 के युद्ध में यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी थी। तुर्की के ड्रोन, तुर्की के सैन्य सलाहकार और तुर्की की रणनीति ने आर्मेनिया को बैकफुट पर धकेल दिया था। उस वक्त दुनिया ने देखा कि कैसे ड्रोन वॉरफेयर ने पारंपरिक हथियारों को पीछे छोड़ दिया। उसी युद्ध के बाद आर्मेनिया ने यह मान लिया कि अगर भविष्य में जिंदा रहना है तो उसे अपनी सैन्य सोच पूरी तरह बदलनी होगी। यहीं से भारत की एंट्री निर्णायक बन जाती है। भारत ने आर्मेनिया को यह नहीं कहा कि हम तुम्हें सस्ता हथियार देंगे, भारत ने यह कहा कि हम तुम्हें भरोसेमंद हथियार देंगे, वह हथियार जो युद्ध के मैदान में साबित हो चुके हैं। पिनाका कोई कागजी सिस्टम नहीं है, यह वही सिस्टम है जिसने भारतीय सेना के साथ मिलकर अपनी मारक क्षमता साबित की है और यही बात अजरबैजान को सबसे ज्यादा चुभ रही है। पिनाका की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी रेंज नहीं है बल्कि उसकी सटीकता और तेजी है। कम समय में ज्यादा इलाके को कवर करना, दुश्मन को प्रतिक्रिया का मौका न देना और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। आर्मेनिया जैसे देश के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि उसकी सीमाएं लंबी नहीं है लेकिन संवेदनशील जरूर हैं और यहां पिनाका जैसे सिस्टम पूरे समीकरण को बदल देते हैं। अब इसी समीकरण में अगर ब्रह्मोस की एंट्री होती है तो कहानी बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच जाएगी। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह एक संदेश है। यह संदेश कि हमला करने वाला सुरक्षित नहीं रहेगा, यह संदेश की दूरी अब सुरक्षा की गारंटी नहीं है। और यही वजह है कि ब्रह्मोस का नाम सामने आते ही तुर्की और अजरबैजान के रक्षा विश्लेषकों में हलचल मच गई है। तुर्की खुद ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुका है, वह अपने ड्रोन कई देशों को बेच रहा है। उसने खुद को एक क्षेत्रीय हथियार सप्लायर के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सामने ड्रोन की उपयोगिता सीमित हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मोस की स्पीड, लो लेवल फ्लाइट और सटीकता उसे बेहद घातक बना देती है और यही डर तुर्की को अंदर से खाए जा रहा है। पाक की चिंता थोड़ी अलग है लेकिन उतनी ही गहरी है। पाक यह अच्छी तरह समझता है कि भारत की यह रणनीति सिर्फ आर्मेनिया तक सीमित नहीं है, यह एक पैटर्न है। पहले फिलीपींस को ब्रह्मोस, अब आर्मेनिया के साथ गहरी साझेदारी।
इसका मतलब साफ है कि भारत अपने विरोधियों को सीधे नहीं बल्कि रणनीतिक तरीके से घेर रहा है, और यह वही रणनीति है जिससे निपटना पाक के लिए सबसे मुश्किल रहा है। पाक को यह भी समझ आ रहा है कि तुर्की और अजरबैजान के साथ उसकी जो अनौपचारिक धुरी बनी हुई थी उस पर अब दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आर्मेनिया मजबूत होता है तो अजरबैजान पूरी तरह फ्री होकर किसी दूसरे मोर्चे पर समर्थन देने की स्थिति में नहीं रहेगा। यानी एक तरफ से दबाव, दूसरी तरफ से सीमाएं, और यही भारत चाहता है। भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति का असली मतलब अब जमीन पर दिखने लगा है। भारत किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बन रहा, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अपने हितों के हिसाब से साझेदारी बना रहा है। आर्मेनिया इसी नीति का बेहतरीन उदाहरण है। नाटो से दूरी, रूस पर निर्भरता कम करना और भारत जैसे भरोसेमंद देश की तरफ झुकाव, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। रूस यूक्रेन युद्ध ने आर्मेनिया को एक कड़वा सच दिखा दिया है। रूस अब हर जगह सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। ऐसे में आर्मेनिया को नए विकल्प चाहिए थे, और भारत ने यह विकल्प सिर्फ शब्दों में नहीं, हथियारों में दिया, ट्रेनिंग में दिया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में दिया। जनरल अनिल चौहान का दौरा इसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। यह दौरा यह तय करेगा कि आने वाले सालों में भारत और आर्मेनिया का रक्षा सहयोग किस दिशा में जाएगा। क्या यह सिर्फ हथियारों तक सीमित रहेगा या ज्वाइंट ट्रेनिंग, ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग तक पहुंचेगा? संकेत साफ है कि भारत इस रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू है जिस पर कम बात हो रही है, लेकिन जो उतना ही अहम है। यह इलाका चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के लिहाज से भी संवेदनशील है। अजरबैजान और तुर्की उस कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। अगर यहां अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर चीन की योजनाओं पर भी पड़ेगा, और भारत यह सब बहुत अच्छे से समझता है। भारत बिना शोर मचाए अपने विरोधियों के चारों तरफ रणनीतिक दबाव बना रहा है, कहीं समुद्र में, कहीं पहाड़ों में और कहीं हथियारों के जरिए। आर्मेनिया उसी दबाव की एक मजबूत कड़ी है, और यही वजह है कि इस रिश्ते पर इतनी नजरें टिकी हुई हैं। अब यह साफ हो चुका है कि आने वाले समय में आर्मेनिया सिर्फ एक छोटा सा देश नहीं रहेगा जिसे दबाया जा सके। उसके पास अब ऐसे हथियार होंगे जो दुश्मन को सोचने पर मजबूर करेंगे, और इसके पीछे भारत की सोच, भारत की तकनीक और भारत की रणनीति होगी। यह सिर्फ एक डील नहीं है, यह एक संदेश है, यह एक चेतावनी है, और यह साफ कर देता है कि आज का भारत अपने दोस्तों को कमजोर नहीं देखना चाहता, क्योंकि भारत जानता है कि मजबूत दोस्त ही मजबूत भारत की गारंटी होते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली खेल अभी बाकी है। ब्रह्मोस पर क्या फैसला होगा, इस दौरे के बाद कौन से नए समझौते सामने आएंगे, और यह पूरा समीकरण किस तरह से पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख देगा, यह सब अगले हिस्से में सामने आएगा। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ आर्मेनिया और हथियारों तक सीमित समझा जा रहा है तो यह सबसे बड़ी भूल होगी। असल में जो खेल चल रहा है वह कहीं ज्यादा बड़ा है। यह खेल है संदेशों का, गठबंधनों का और आने वाले वर्षों की वैश्विक रणनीति का। जनरल अनिल चौहान का यह दौरा दरअसल एक ऐसी शतरंज की चाल है जिसमें मोहरे दिख कम रहे हैं, लेकिन असर कई देशों की राजधानी तक महसूस किया जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि भारत आखिर आर्मेनिया पर इतना फोकस क्यों कर रहा है। जवाब बहुत सीधा है। आर्मेनिया सिर्फ एक देश नहीं है, वह एक रणनीतिक लोकेशन है। काकेशस क्षेत्र वह चौराहा है जहां यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट की रणनीतियां टकराती हैं। यहां जो मजबूत होता है उसकी आवाज दूर तक जाती है, और भारत अब अपनी आवाज सिर्फ साउथ एशिया तक सीमित नहीं रखना चाहता। अजरबैजान और तुर्की अब तक इस इलाके में लगभग एक तरफा दबदबा बनाकर चल रहे थे। 2020 के युद्ध के बाद उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। उन्हें लगने लगा था कि आर्मेनिया को कभी भी दबाया जा सकता है, झुकाया जा सकता है। लेकिन पिनाका की एंट्री और अब ब्रह्मोस की संभावित एंट्री ने इस सोच को झकझोर कर रख दिया है। अब खेल बराबरी का नहीं रहा, अब खेल डर का हो गया है। ब्रह्मोस अगर आर्मेनिया के हाथ में आता है तो इसका मतलब होगा कि किसी भी सैन्य ठिकाने, किसी भी रणनीतिक बेस और किसी भी अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा और तेज हमला संभव होगा, वह भी बिना ज्यादा चेतावनी के। यही वजह है कि ब्रह्मोस सिर्फ हथियार नहीं है बल्कि डिटरेंस है, रोकने की ताकत, और यही चीज किसी भी आक्रामक रणनीति को सबसे पहले मारती है। तुर्की की परेशानी सिर्फ आर्मेनिया तक सीमित नहीं है। तुर्की यह भी देख रहा है कि भारत धीरे धीरे उन सभी इलाकों में अपनी जगह बना रहा है जहां कभी उसका प्रभाव नहीं था। पूर्वी भूमध्य सागर से लेकर काकेशस तक भारत अब एक शांत लेकिन मजबूत खिलाड़ी बनता जा रहा है। यह तुर्की की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए सीधी चुनौती है।
पाक की बेचैनी और भी गहरी है। पाक यह अच्छी तरह समझता है कि भारत का यह मॉडल कल किसी और देश के साथ भी दोहराया जा सकता है। आज आर्मेनिया, कल कोई और, यानी भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने मित्रों के लिए भी रणनीतिक संतुलन बना रहा है। और यह वही चीज है जिससे पाक हमेशा डरता रहा है, क्योंकि ऐसे माहौल में उसके लिए नैरेटिव बनाना, अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाना और भारत को घेरना लगातार मुश्किल होता चला जाएगा। चीन इस पूरे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देख रहा है। भले ही वह खुलकर प्रतिक्रिया न दे, लेकिन काकेशस क्षेत्र में बढ़ता भारतीय प्रभाव बीजिंग के लिए भी चिंता का विषय है। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के कई रूट इसी इलाके से होकर गुजरते हैं। अगर यहां अस्थिरता बढ़ती है या शक्ति संतुलन बदलता है तो इसका असर सीधे चीन की दीर्घकालिक योजनाओं पर पड़ेगा, और भारत यह बात अच्छी तरह जानता है। यही वजह है कि भारत हर कदम बहुत सोच समझकर रख रहा है। न ज्यादा शोर, न ज्यादा बयान, सिर्फ ठोस काम, हथियार, ट्रेनिंग, सहयोग और भरोसा। यही चार चीजें इस पूरी रणनीति की रीढ़ हैं। आर्मेनिया को भी यह समझ आ चुका है कि भारत सिर्फ आज का साथी नहीं है बल्कि आने वाले संकटों में भी खड़ा रहने वाला देश है। जनरल अनिल चौहान की बैठकों का एक अहम पहलू यह भी है कि भविष्य में किस तरह का सैन्य सहयोग विकसित किया जा सकता है। क्या भारत आर्मेनिया में अपने रक्षा उद्योग का ही मौजूदगी बढ़ाएगा? क्या जॉइंट प्रोडक्शन या मेंटेनेंस हब बनाए जाएंगे? क्या भारतीय ट्रेनिंग मॉड्यूल को आर्मेनियाई सेनाओं में लागू किया जाएगा? ये सारे सवाल अब सिर्फ कागज पर नहीं रहे बल्कि टेबल पर आ चुके हैं। भारत की खासियत यही है कि वह किसी देश को सिर्फ ग्राहक नहीं बनाता बल्कि साझेदार बनाता है। यही मॉडल फिलीपींस में दिखा, यही अब आर्मेनिया में दिख रहा है, और यही मॉडल आने वाले समय में भारत को एक जिम्मेदार लेकिन सख्त शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। इस पूरे घटनाक्रम का एक और मनोवैज्ञानिक असर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब किसी छोटे या मध्यम देश को यह एहसास हो जाता है कि उसके पीछे एक मजबूत, भरोसेमंद और तकनीकी रूप से सक्षम देश खड़ा है, तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। आर्मेनिया में यही बदलाव दिख रहा है। अब वहां की रणनीति सिर्फ बचाव की नहीं रही बल्कि संतुलन बनाने की हो चुकी है, और यही बात अजरबैजान और तुर्की को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि संतुलन का मतलब होता है कि हर कदम का जवाब मिलेगा, तुरंत नहीं तो सही समय पर, और भारत इसी सही समय पर भरोसा करता है। आज भारत जिस तरह से वैश्विक मंच पर अपने कदम बढ़ा रहा है, उससे यह साफ हो चुका है कि आने वाले दशक में उसकी भूमिका सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति की नहीं रहेगी। वह उन देशों की आवाज बनेगा जो दबाव में रहते हैं, जो विकल्प ढूंढ रहे हैं और जो किसी एक गुट के भरोसे नहीं रहना चाहते। आर्मेनिया और भारत की यह कहानी अभी अपने अंतिम अध्याय पर नहीं पहुंची है। यह तो बस उस अध्याय की शुरुआत है जहां भारत अपने दोस्तों के साथ मिलकर नए समीकरण लिखेगा। ऐसे समीकरण जो पुराने खेल बिगाड़ देंगे, ऐसे समीकरण जिनमें धमकी नहीं होगी लेकिन ताकत साफ दिखेगी। और यही इस पूरी कहानी का सार है। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, भारत अब स्थिति बनाता है, और आर्मेनिया उस स्थिति का एक मजबूत उदाहरण बन चुका है। अब गेंद पूरी तरह भारत और आर्मेनिया के फैसलों पर है। ब्रह्मोस हो या कोई और बड़ा कदम, एक बात तय है, इस दौरे के बाद काकेशस क्षेत्र पहले जैसा नहीं रहने वाला, और जिन देशों को अब तक लगता था कि भारत दूर है, उन्हें अब यह समझ आ चुका है कि भारत की रणनीति की पहुंच बहुत दूर तक जाती है। पूरी दुनिया को सुनाया गया। यहीं से साफ हो गया कि यह सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि भारत के खिलाफ एक लाइन खींचने की कोशिश है। इस बयान के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। यह तय हो गया था कि भारत चुप नहीं बैठेगा, और जब भारत की ओर से जवाब आया तो उसने पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। एस जयशंकर ने बिना आवाज ऊंची किए, बिना भावनाओं में बहे, एक एक शब्द को तौलकर रखा। उन्होंने साफ कहा कि जो देश आतंकवादी संगठनों को राजनीतिक आंदोलन बताने की कोशिश करते हैं, उन्हें भारत को लोकतंत्र और मानवाधिकारों का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। यह सीधा हमला था उस सोच पर जो आतंक को आजादी की लड़ाई का नाम देती है। जयशंकर ने तुर्की को उसका आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पहले अपने रिकॉर्ड को देखें। सीरिया में कौन से आतंकी गुटों को समर्थन मिला, किन रास्तों से फंडिंग हुई और कैसे ये नेटवर्क यूरोप तक फैलने की कोशिश कर रहे हैं, यह सब दुनिया जानती है। तो अब उन्होंने यह भी साफ किया कि भारत में तुर्की से कहीं ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। अगर भारत में सच में किसी एक समुदाय पर अत्याचार होता तो देश कब का जल चुका होता। लेकिन भारत की सच्चाई यह है कि यहां हर धर्म के लोग साथ रहते हैं और देश लगातार आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। जयशंकर ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान जैसे देश के बहकावे में आकर भारत पर आरोप लगाना कूटनीति नहीं कहलाता।
भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। कश्मीर भारत का विषय है और रहेगा। इस मुद्दे पर बाहरी ताकतों की बयानबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। यहीं पर साफ हो गया कि यह मुकाबला सिर्फ शब्दों का नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा है। तुर्की की बौखलाहट का कारण सिर्फ कश्मीर नहीं है। असली चोट तुर्की को वहां लगी है जहां उसे उम्मीद नहीं थी। भारत ने तुर्की की नाक के नीचे उसकी रणनीतिक योजनाओं को चुनौती दे दी है। आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस, ये तीन नाम तुर्की को सबसे ज्यादा चुभते हैं। अजरबैजान तुर्की का करीबी दोस्त है और तुर्की खुलकर उसे हथियार देता है ताकि वह आर्मेनिया पर दबाव बना सके। लेकिन भारत ने खेल पलट दिया। भारत ने आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी, लगातार, तेज और रणनीतिक तरीके से। यही वजह है कि आज आर्मेनिया भारत के लिए एक बड़ा हथियार एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। तुर्की ने कई बार भारत को धमकाने की कोशिश की कि वह आर्मेनिया को हथियार देना बंद करे, लेकिन भारत ने ठीक उल्टा किया। जितना रोका गया उतनी तेजी से सप्लाई बढ़ाई गई। यही कारण है कि अजरबैजान की योजनाएं बार बार फेल हो रही हैं और तुर्की की झुंझलाहट कैमरों के सामने फूट रही है। इतना ही नहीं, जब भारत ग्रीस को अपनी आधुनिक मिसाइल सिस्टम ऑफर करता है तो तुर्की की परेशानी और बढ़ जाती है। मेडिटेरेनियन क्षेत्र में मौजूद छोटे छोटे द्वीप जो ग्रीस और साइप्रस के हैं, तुर्की उन्हें हड़पना चाहता है। लेकिन जब तक भारत इन देशों के साथ खड़ा है, तुर्की की एक भी चाल सफल नहीं हो सकती। यही असली वजह है कि कश्मीर के नाम पर तुर्की ने यह बवाल खड़ा किया, क्योंकि असली लड़ाई कश्मीर नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव की है, और इस दबाव में तुर्की और पाकिस्तान दोनों घबराए हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है तो आप बिल्कुल सही हैं। कहानी अभी और बड़ी होने वाली है और आने वाले हिस्सों में कई ऐसे खुलासे सामने आएंगे जो पूरे गेम को और साफ कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई इसी तरह बिना फिल्टर आपके सामने आती रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी बड़ा है। अब जरा परत दर परत समझते हैं कि तुर्की की यह बौखलाहट अचानक नहीं है, बल्कि इसके पीछे सालों से सुलगती हुई एक आग है, जिस आग में पाकिस्तान घी डाल रहा है और खुद तुर्की जल रहा है। कश्मीर का नाम लेकर जो ड्रामा खड़ा किया गया वह सिर्फ एक बहाना था। असली कहानी बहुत गहरी है और बहुत दूर तक जाती है। तुर्की आज खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता साबित करने में लगा हुआ है। एर्दोगान की सरकार यह मान चुकी है कि अरब दुनिया अब उनके कंट्रोल में नहीं रही। सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे देश अब अपने फैसले खुद ले रहे हैं। पाकिस्तान आर्थिक रूप से नाकाम हो चुका है। ऐसे में तुर्की को लगा कि अगर कहीं से वह अपनी खोई हुई लीडरशिप वापस पा सकता है तो वह है भारत विरोध के मंच से। और भारत विरोध का सबसे आसान मुद्दा है कश्मीर। लेकिन तुर्की यह भूल गया कि आज का भारत 1990 या 2000 वाला भारत नहीं है। यह वह भारत नहीं है जो हर बयान पर सफाई देता फिरे। यह वह भारत है जो जवाब वही देता है, उसी मंच पर देता है और सीधे देता है। यही वजह है कि जब तुर्की की सेक्रेटरी ने कैमरों के सामने जहर उगला तो भारत की तरफ से जवाब भी उसी लेवल पर आया। जयशंकर का जवाब सिर्फ एक बयान नहीं था, वह एक संदेश था। संदेश तुर्की को भी और पाकिस्तान को भी। उन्होंने यह साफ कर दिया कि आतंकवाद को आजादी की लड़ाई कहने वालों से भारत कोई नैतिक उपदेश नहीं सुनेगा। यह लाइन सिर्फ तुर्की के लिए नहीं थी, यह पाकिस्तान की गर्दन पर रखा हुआ हाथ था। अब यहां एक और बात समझना जरूरी है। तुर्की जिस तरह कश्मीर की बात कर रहा है, उसी तरह वह साइप्रस, कुर्द और आर्मेनिया के मुद्दों पर खुद क्या करता है यह पूरी दुनिया जानती है। कुर्दों पर कार्रवाई, उत्तरी साइप्रस पर कब्जा और आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान को खुला समर्थन। इन सब मामलों में तुर्की को कभी लोकतंत्र और मानवाधिकार याद नहीं आते, और यही दोहरा चरित्र जयशंकर ने दुनिया के सामने उजागर कर दिया। बिना नाम लिए, बिना चिल्लाए उन्होंने तुर्की की पूरी पोल खोल दी। यही वजह है कि तुर्की के मीडिया में इसके बाद भारत के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक लेख और रिपोर्ट आने लगे, क्योंकि जब सच सामने आ जाता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ वहीं होती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान इस पूरे खेल में सिर्फ एक मोहरा है। इशाक डार का तुर्की दौरा दरअसल मदद मांगने की एक असफल कोशिश थी। पाकिस्तान जानता है कि अब उसके पास कश्मीर के नाम पर दुनिया को गुमराह करने का वक्त खत्म हो चुका है। एफएटीएफ से लेकर आईएमएफ तक हर जगह पाकिस्तान की साख खत्म हो चुकी है। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि कोई और देश कश्मीर का झंडा उठाए, और तुर्की इसके लिए सबसे सही विकल्प लगा। लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया कि भारत अब कूटनीति के साथ साथ रणनीति भी खेलता है, और यही रणनीति तुर्की को सबसे ज्यादा चुभ रही है। आर्मेनिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस तरह भारत ने आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई बढ़ाई है, उसने तुर्की और अजरबैजान दोनों की नींद उड़ा दी है। यह सप्लाई कोई छोटी मोटी नहीं है। इसमें रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी और आधुनिक डिफेंस इक्विपमेंट शामिल हैं।
और यही हथियार आज अजरबैजान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तुर्की यह बात अच्छी तरह समझता है कि अगर आर्मेनिया मजबूत होता गया तो उसका पूरा काकेशस प्लान फेल हो जाएगा और भारत इस प्लान में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है। यही वजह है कि तुर्की बार बार भारत को धमकाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत ने एक कदम भी पीछे